नमस्ते। इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं जहां हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। आखिर दिन, महीने और साल इतनी तेजी से क्यों बीत रहे हैं? इस चर्चा में हम उन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कारणों की गहराई में जाएंगे जो समय के मुट्ठी से फिसलते जाने का ये तीव्र एहसास कराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेहद आम लेकिन काफी गहरे सवाल पर गौर करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साल इतनी तेजी से क्यों गुजरने लगते हैं? बचपन में सोचिए, गर्मियों की छुट्टियां लगता था कभी खत्म ही नहीं होंगी, पर अब एक पूरा साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? इस पूरे फिनोमिनन को गहराई से समझने के लिए हम आज की इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है घटना और जीव विज्ञान। दूसरा, हाई डेफिनेशन यादें बनाम वयस्क दिनचर्या। तीसरा, डिजिटल टाइम एक्सेलरेंट। चौथा, फ्रेनेटिक स्टैंड स्टिल और हाइपर मॉड्यूलेशन। और आखिर में, समय की इस रफ्तार को धीमा कैसे करें। तो पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, समय बीतने की इस घटना और इसके पीछे की बायोलॉजी। प्रोफेसर एड्रियन बेजन के इस विचार को समझने के लिए एक फ्लिपबुक की कल्पना करते हैं। दरअसल जैसे जैसे इंसानी दिमाग की उम्र बढ़ती है, उसकी विजुअल प्रोसेसिंग यानी तस्वीरों को समझने की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग को हर सेकंड कम इमेजेस मिल रही हैं। अब अगर किसी फ्लिप बुक में पन्ने कम हो तो वो जल्दी खत्म होती महसूस होती है ना। बस ठीक वैसे ही हमें लगता है कि समय तेजी से पलट रहा है। बायोलॉजी की इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पॉल जेनेट की 1897 की लॉन्ग टाइम थ्योरी काफी मददगार है। ये थ्योरी प्रोपोर्शनल टाइम यानी आनुपातिक समय की धारणा को गणित के नजरिए से समझाती है। ये बताती है कि उम्र के हर पड़ाव पर समय को नापने का पैमाना हमारे दिमाग में कैसे बदल जाता है। जरा इस 2% के आंकड़े पर गौर करते हैं। एक 50 साल के व्यक्ति के लिए एक नया साल उसके अब तक के पूरे जीवन का सिर्फ 2% हिस्सा होता है। तो जाहिर है, जब इसकी तुलना बचपन के उन शुरुआती सालों से की जाती है, जब एक साल पूरी जिंदगी का 20 या 25% होता था, तो अब वाला साल बहुत छोटा और पलक झपकते ही बीत जाने वाला लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम हाई डेफिनेशन यादों और अडल्ट रूटीन यानी बड़ी उम्र की दिनचर्या की तुलना करेंगे। बचपन और बढ़ती उम्र के समय को देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर सामने आता है। बचपन में जिंदगी नए अनुभवों से भरी होती है और हर नया अनुभव दिमाग में बिल्कुल हाई डेफिनेशन यानी एकदम क्लियर डिटेल के साथ स्टोर होता है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती उम्र के साथ वही जानी पहचानी और दोहराई जाने वाली दिनचर्या दिमाग में सिर्फ धुंधली सी यादें छोड़ती है। सब कुछ आपस में मिक्स हो जाता है और लगता है जैसे कुछ नया हुआ ही नहीं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, एक अच्छी खबर भी है। नए अनुभव खोजना इस धुंधलेपन को तोड़ सकता है। डॉक्टर डेविड हैमिल्टन के मुताबिक जब हम कुछ नया करते हैं तो दिमाग में नई कोशिकाएं यानी नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। ये नए सेल्स नई यादों को सेव करने के लिए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो वक्त को दिमाग में एक जगह बांध देते हैं और उसके गुजरने की रफ्तार को धीमा महसूस कराते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया समय को और तेज कर रही है। रिसर्चर आईओएफ मैक्लॉगलिन का काम यहाँ बिल्कुल साफ दिखाता है कि लगातार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानी दिमाग को कैसे बदल रहा है। ये स्क्रीन्स हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से प्रोसेस करने की आदत डाल देती हैं। ये एक तरह से हमारे अंदर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर को फास्ट कर देता है, जिससे लगातार एक झूठा दबाव बनता है कि वक्त कम है। हम हमेशा यही महसूस करते हैं कि बस समय भागा जा रहा है। यूरोपियन टिम्ड प्रोजेक्ट का डेटा इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि किसी कल्चर में लोग जितना ज्यादा डिजिटल दुनिया में डूबे रहते हैं, वहाँ के लोगों को समय उतनी ही तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। सीधा सा कनेक्शन है स्क्रीन टाइम और समय की रफ्तार के बीच। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, फ्रेनेटिक स्टैंड स्टिल और हाइपर मॉड्यूलेशन। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। CCC जर्नल का ये एनालिसिस मॉडर्न सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म के अंडरलाइंग मैकेनिक्स को बिना किसी बायस के दिखाता है। ये समझना ज़रूरी है कि कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त और ध्यान खींच सकें। सोशियोलॉजिस्ट हार्टमुट रोजा इसे समझने के लिए 3 सिस्टम्स का एक शानदार फ्रेमवर्क पेश करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी,
सोसाइटी में होने वाले बदलाव और हमारी रोजमर्रा की लाइफ की स्पीड, इन तीनों को एक साथ किसी ओवरड्राइव मोड में डाल दिया गया है। सब कुछ बस लगातार और तेज होता जा रहा है। और यहीं पर फ्रेनेटिक स्टैंडस्टिल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये सिचुएशन बिल्कुल किसी इंटेंस जी फोर्स जैसी है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी की स्पीड इतनी तेज हो चुकी है कि असल में कुछ मीनिंगफुल फॉरवर्ड मूवमेंट करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। बस अपनी जगह बनाए रखने के लिए ही लगातार और लंबा काम करना पड़ता है। इसी से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइपर मॉड्यूलेशन। डोमिनिक पेटमैन की ये थियरी बताती है कि कैसे सोशल मीडिया हमारी सोशल रियलिटी को छोटी छोटी और आपस में डिस्कनेक्टेड घटनाओं में तोड़ देता है। एक पोस्ट देखकर खुशी और अगला स्क्रॉल करते ही गुस्सा। ये लगातार बदलते इमोशंस दिमाग के फोकस को पूरी तरह से बिखरा देते हैं। ये हाइपर मॉड्यूलेशन का साइकिल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पहले वो एंडलेस एल्गोरिदमिक स्क्रॉलिंग, फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए इमोशंस जो आगे चलकर हमारी असली सोशल रियलिटी को बिल्कुल फ्लैट और खोखला कर देते हैं। और एंड में क्या बचता है? सिर्फ थकान और टाइम के गायब होने का एहसास। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन बायोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल ट्रैप्स को समझने के बाद क्या इस मॉडर्न सोसाइटी के जी फोर्स से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा है? चलिए देखते हैं साइंस क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताती है। आखिरी हिस्सा, समय को वापस धीमा कैसे किया जाए। कुछ एक्सपर्ट्स डिजिटल डिससेलरेशन यानी डिजिटल दुनिया की रफ्तार को कम करने का फ्रेमवर्क सुझाते हैं। ये कोई चीज़ खराब होना नहीं है, बल्कि जानबूझकर कॉन्शियसली उस हाइपर कनेक्टेड सिस्टम की रफ्तार को ब्रेक लगाने का एक तरीका है जो हमें लगातार थका रहा है। इसको जहाज से उतारकर आखिर रोजाना की जिंदगी में कैसे लाएं? इसके तरीके काफी प्रैक्टिकल हैं। रोज कुछ नया और थोड़ा अलग करने की कोशिश करना, दफ्तर जाने का रास्ता बदल लेना, हफ्ते में एक दिन स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहना, कोई नई स्किल सीखना और हाँ, हर जगह अपना डेटा शेयर करने से बचना। ये छोटे छोटे कदम दिमाग को रिफ्रेश करते हैं और वक्त को थोड़ा लंबा महसूस कराते हैं। इसी आखिरी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या इंसानियत एल्गोरिथम्स को तय करने देगी कि हमारी जिंदगी किस रफ्तार से चलेगी, या हम खुद कॉन्शियसली रुककर रफ्तार धीमी करके नई यादें बनाने का फैसला करेंगे? ये वक्त के फिसलते पन्नों पर दोबारा कंट्रोल पाने की एक खुली चुनौती है और सच में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए।